नमस्कार। कथाओं के झुरमुट के लिए आज जो मेरी कहानी है उसका शीर्षक है संस्कार। देखिएगा, संस्कार का क्या मतलब है ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो हमारे रख रखाव के तरीके होते हैं, हमारे जीने के, हमारे परिस्थितियों को जिस तरह से हम लेते हैं, अपनों से बड़ों के साथ, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, प्रतिदिन हम कैसे आचरण से रहते हैं, ये सब संस्कार के अंतर्गत आता है। हमें कैसे संस्कार मिले, कैसी हमें तबीयत मिली, कैसे हमें परवरिश मिली है। तो उसी को लेकर मैंने एक कहानी लिखी है जिसको मैं आज आपको सुनाना चाहती हूँ। ध्यान से सुने। अल्मोड़ा अब ठसाठस बस चुका शहर है और पूर्ण रूपेण शहरी संस्कृति को संजोए हुए एक तीतर बटेर जैसी स्थिति वाला लगने लगा है, जिसमें हमको संपूर्ण उत्तराखंड के लोग मिल जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय यह उत्तराखंडी भूभाग सब अब पहले से अधिक सुविधा संपन्न भी हो चुका है। हर प्रकार की कला में यहाँ की स्त्रियां निपुण हैं, विशेषकर स्वेटर बुनने में। खैर, हम तो यहाँ की सर्पाकार सड़कें हैं, ये सड़क बोल रही है। खैर, हम तो यहाँ की सर्पाकार सड़कें हैं जो नित्य प्रति अनगिनत लोगों को यहाँ से वहां करती रहती हैं। इस प्रकार धीरे धीरे यहाँ आकर गांवों की मासूमियत और अज्ञानपन, ऐसे दब्बूपना, शनय शनय चतुराई में परिवर्तित होता जाता है। जो बहुत डरपोक और दब्बूपने से रहता है वो भी यहाँ काफी समय रहने के बाद सीख जाता है, और फिर शेर को सवा शेर भी मिल ही जाता है। यहाँ के निवासी व्यावहारिक, कृपण और मधुर भाषी माने जाते रहे। ऐसी भावना है कि ये बहुत मीठा बोलते हैं, व्यावहारिक हैं, पर थोड़े से कंजूस हैं। पर मैं तो यहाँ का अप्रतिम सौंदर्य हूँ, जो सबको समान रूप से आह्लादित और सम्मोहित कर यहाँ रुकने को विवश करता हूँ। यहाँ की बाल मिठाई, चॉकलेट उतनी ही जानी मानी और प्रसिद्धि प्राप्त वस्तुएं हैं जितनी लखनऊ की चिकनकारी, रेवड़ी, गजक और मैसूर कर्नाटक का मैसूर पाक और मेरठ की कैंचियाँ। मेरठ का भी गजक बहुत प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा होता है। यहाँ के एक मोहल्ले का नाम पांडे खोला है, कहाँ के? अल्मोड़ा के, जो तुलनात्मक रूप से कुछ उष्णता लिए हुए है, क्योंकि एकदम तेज धूप से प्रभावित रहता है। यहाँ से देश को अनेक पढ़े लिखे और जांबाज देशभक्त प्राप्त हो चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यह भूभाग अल्मोड़े के अन्य भूभाग जैसा ही सुवासित रहा है। सभी पढ़े लिखे आमतौर पे होते हैं। इसी स्थान पर सुंदरा अपने 3 बच्चों, जिनकी उम्र 7 से 12 वर्ष की है, के साथ अपने सौरास में रहती है। सुंदरा जो है यहाँ इस कहानी की नायिका है। बच्चे पास के स्कूल में पढ़ते हैं। पति मुंबई में सेवारत है और उनके भेजे धन से घर चलता है। सुंदरा को घर के काम के अलावा शाक सब्जी उगाना, गो सेवा, बिनाई करना, बचे ऊन से कढ़ाई करना, घर पर ही सिलाई मशीन से कपड़े सिलने जैसे रचनात्मक कौशल भी आते हैं। आसपास अब पहले से कम लोग रहते हैं। आसपास अब पहले से कम लोग रहते हैं, पर जो भी रहते हैं उन सब से सौहार्दपूर्ण व्यवहार वाली सुंदरा सबकी चहेती है। सभी उसे मान देते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। कभी कभी पानी की दिक्कत के समय कोई भी उसका पानी घर तक पहुंचा देते हैं और बदले में वह उनके नए या पुराने फटे पुराने कपड़े सिल देती है। प्रतिदिन 1 घंटा वह आस पास पड़ोस के बच्चों को पढ़ाती भी है। साथ ही साथ उसके अपने बच्चे भी उस समय पढ़ जाते हैं। सबकी सुंदरा दी और सुंदरा भाभी को सब अच्छे से पहचानते हैं। लगे हाथ उसके बच्चों के नाम भी आप जान लें। उसकी बड़ी बेटी सुनैना एक दुबली पतली लंबी सी लड़की है, जिसे पड़ोस की आमा ट्यांग कहती है। हमारे जो बहुत पतला होता है ना, कुमांग, उसको ट्यांग कहते हैं। शेष गांव से सुन्नी कहता है।
मतलब उसका सुनैना है तो सुन्नी कहते हैं। 9 साल का नमन भी है, जिसकी आंखें अपनी माँ जैसी भूरी हैं, जिसे सब भूरिया कहते हैं, और वह बुरा मानने वाला ठहरा इस बात पर। सबसे छुटकी 7 साल की द्युति है, जो द्वितीया के नॉर्थ के यानी कि नवरात्र के दिन हुई थी, अतः वह असल नाम और पुकार नाम दोनों से द्युति ही है। सुंदरा का पति भवानी नौकरी के लिए भटकता हुआ अल्मोड़े से लखनऊ, अपने चाचा के यहाँ से नोएडा, फिर दिल्ली, अब मुंबई में किसी कंपनी में कार्यरत है। एक पढ़ा लिखा मेहनती युवक है, जिसका विवाह उसके माता पिता ने इसलिए जल्दी करा दिया क्योंकि उसके अनुसार वह उनकी बुढ़ापे की औलाद थी। भवानी की 5 बड़ी दीदियां हैं, मतलब इकलौता भाई है, और वह सबसे बाद की संतान है, वह भी पुत्र। ऐसे लड़कों को जहां प्यार दुलार, दूध दही, सबसे श्रेष्ठ भोजन के साथ साथ पारिवारिक दबाव और नसीहतों की पोटली भी मिलती है। अनेक बार ऐसे युवक अपनी रुचि के अनुसार और खुलकर जीने की तमन्ना को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए भवानी को मात्र 20 वर्ष की आयु में विवाह कर अपने बूढ़े माँ बाप को बहु दर्शन करवाने पड़े, और वो जो पढ़कर कुछ और सीखकर जो बनना चाहता था न बन पाया। उसकी संवेदनाओं का दोहन अच्छे से हुआ। हर कदम पर ईजा कहती, संभल बेर भाऊ, एक्के आंखों को जाऊ छे तू हमर, तुम्हारी एक आंख का उजाला है, तू ध्यान से कर रहना। भवानी पर उससे बड़ी बहनों की जबरदस्त निगरानी रहती थी। वह बहनें बेहद प्यार मनुहार वाली तो थीं, पर कोई यह नहीं सोचता था कि भवानी को भी अपने मन का कुछ करना है, खाना है। कभी कभी इंसान ज्यादा देख रेख और तरमाल खाकर आधा अघा जाता है, और कुछ अपने मन की और कुछ कठिन करने की भी सोचता है। अनेक बार उसने जब जब ऐसा करना चाहा, जैसे फौज में भर्ती होना चाहता था, तो जैसे घर पर माँ बाप और बहनों का रोना धोना शुरू हो गया। फिर भवानी ने अपने मन से तौबा कर ली जब उनको नहीं समझा पाया। ऐसा नहीं कि सभी इकलौते पुत्र की माता पिता ऐसे ही होते हैं, पर पता नहीं भवानी में क्या लाल लगे थे कि उसने कभी बचपन में खुलकर शरारतें भी नहीं की कहीं इसलिए कि कहीं बिगड़ न जाए, तो गांव के लड़कों के साथ उसे घूमने मिलने की मनाही थी, कहीं बिगड़ न जाए। बस घर पर बैठकर पढ़ो, खाओ, सो, और विद्यालय भी समीप ही था। परिवार की निगरानी में भवानी लंबा चौड़ा तो हो गया, परंतु जीवन जीने के लिए जो अंदरूनी मजबूती चाहिए वह न हो पाई। जब उसके माता पिता परलोकवासी हो गए, उनके मरने पर वह बहुत दुखी तो था, पर कहीं अंदर ही अंदर उसे निवृत्ति का सा भी भाव आता था। माता की मृत्यु तीव्र ज्वर से हुई, और उसके 2 साल बाद अचानक पिता भी चल बसे। उसकी बहनें एक एक करके कई महीनों तक उसके साथ रही, पर आखिर उनका भी घर द्वार था। अब घर में उसकी पत्नी सुंदरा, उसकी बड़ी बेटी सुनैना और बेटा नमन रह गए थे। अभी द्युति पैदा नहीं हुई थी। जब भवानी के पहले बेटी हुई तो उसके माता पिता का मन शंकित था कि कहीं बेटियों का सिलसिला न शुरू हो जाए, क्योंकि उसकी पहले 5 बहनें थी। परंतु नमन के होने पर तो जैसे उसके बूढ़े माँ बाप फिर से जवान हो गए। पूरे 2 गांव के लोगों का चूली का न्योता दिया। चूली का न्योता तो सपरिवार न्योते को एक फ्रेज है, चूली का न्योता देना। बागेश्वर से उनका बड़ा जीजा छोलिया नाच वालों को बुलवा लाया। गजब की धूमधाम की गई। तो इस प्रकार से ये कहानी का एक भाग मैंने आज आपको सुनाया। अगला भाग जो है उसका इंतजार करिए, कल सुनाऊंगी। नमस्कार। कैसा लगा बताइएगा।